सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी क्रैकर ऑफिशियल। और मैं आपका भैया सिद्धार्थ। और यहाँ पर हम लोग फिलहाल तो बीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीएससी का जो सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं आप लोगों के पीवाईक्यू से। हमने उसको छांट के निकाला है। तो आज के लिए दो क्वेश्चन लाए हैं, वो भी एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप लोगों के लिए हम लोग दो क्वेश्चन लेके आए हैं पर वीडियो, और वैसे ही लेके आएंगे आगे भी। तो ये वीडियो कुछ आपका 5 मिनट शायद हो सकता है, हाईएस्ट शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेट गॉस लॉ वर्सेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको गॉस लॉ पढ़ाया जाता है, वो आपको स्टेट करने के लिए, मतलब बोलने के लिए बोला है, और फिर उसको डिराइव करना है आपको डिफरेंशियल फॉर्म में, जो कि है डेल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसको कैसे करना है, फिर वो बोल रहा है कि इसको आपको इंटीग्रल फॉर्म से इसको आपको निकालना है, ये डिफरेंशियल फॉर्म को। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट। सिंपली आप जैसे एग्जाम में लिखेंगे हम लोग वैसा ही आपको बता रहे हैं। तो पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ई, वो क्या होता है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. So जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, वो 1/epsilon naught टाइम्स होता है नेट चार्ज का। मतलब नेट चार्ज होता है क्यू, और आपका जो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है फाई ई। सो उसका जो फॉर्मूला होगा वो फाई ई इज इक्वल्स टू 1/q/epsilon naught हो जाएगा। तो वो फाई ई का फॉर्मूला लिखा गया है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इन ए क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू q enclosed or net charge enclosed by that surface by epsilon naught, मतलब 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. ओके, देन आपको क्या लिखना है, देखिए ये वाला आपका स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपको करना है डिराइव। ठीक है, तो डेरिवेशन में आपको करना क्या है, देखिए, तो लेट द चार्ज, जो चार्ज आपको दिया गया है वो मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक विद इन ए वॉल्यूम जो कि v है, और उसको बाउंड कर दिया गया है एक क्लोज सरफेस के अंदर, सॉरी, जो कि है s। सो जो आपका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, रो होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सिंपली वैसा ही आपको लिखना है। सो जो टोटल एनक्लोज चार्ज वो किससे हम लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो बाय डी रो इंटू डी वी, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, सो आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखिए, तो क्यू एनक्लोज्ड आपका पास आ गया। आपके पास फॉर्मूला क्या था, देखिए पहले पेज में आपके पास फॉर्मूला क्या था, नहीं, आपके पास फॉर्मूला था कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो कि सॉरी, सो ये क्लोज इंटीग्रल में है, इज इक्वल्स टू आपका क्यू, क्या लिख रहे हैं, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्यू एनक्लोज तो मिल गया। अभी आपको निकालना क्या है, अभी 1/epsilon naught टाइम ऑफ चार्ज था, वो क्यू एनक्लोज था, सॉरी। सो 1/epsilon naught टाइम्स रो dv इंटीग्रेशन v, और वहां पे क्या लग जाएगा, ई वेक्टर ds वेक्टर, उसका सरफेस इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, सिंपली गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसके हिसाब से आपका जो सरफेस इंटीग्रल है वो कन्वर्टेड हो सकता है वॉल्यूम इंटीग्रल को। ठीक है, तो उसको आपको निकालने के लिए ई वेक्टर डी एस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू डेल ई वेक्टर डी वी, और उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वी। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, ये सिंपली ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गया, उसके बाद आपको इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेटिंग क्या करना है, देखिए डेल ई वेक्टर डीवी है, उसको रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वी में आपने इंटीग्रेशन कर लिया। आपका जो फॉर्मूला था आपके पास रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डीवी, और उसका इंटीग्रेशन आपने निकाला विद रेस्पेक्ट टू वी। उसके बाद लास्ट में आपका आपने क्या पाया, नहीं ये वाला जो डेल ई वेक्टर था माइनस आपने कर लिया रो बाय ई वेक्टर, उसका टोटल इंटीग्रेशन आपको निकालना है विद रेस्पेक्ट टू डीवी, एंड उसको इंटीग्रेशन देके वी के रेस्पेक्ट में निकालना है। ओके, उसका वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन था, ये वाला लाइन को हमने इस साइड को ले लिया, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव था, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपने लास्ट में इसको 0 पुट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना, ये वाला इक्वेटिंग करना है, ठीक है। टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स जो है हमारे पास, ये वाला उसको आपने इसको इक्वेट कर दिया है, इक्वल कर दिया है। देखिए यहाँ पे ई वेक्टर डीएस वेक्टर का वैल्यू जो दिया है, ये वाला 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रो डीवी विद रिस्पेक्ट टू वी, और यहाँ पे दिया गया है डेल ई वेक्टर डीवी विद रिस्पेक्ट टू वी। सो उस दोनों को हमने इक्वल कर दिया, और उसके बाद वो इक्वल्स टू इस साइड था, तो इस साइड ले आएंगे तो वहां पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा एक जगह पे फिट होके। तो ये जगह हम ले आए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ये जो हमने पाया, सिंस दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू, ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रू होता है। क्यों, एक ऑर्बिटरी वॉल्यूम v के लिए ये वाला चीज सही हो सकता है, एंड द इंटीग्रैंड इटसेल्फ मस्ट वेनिश, ये वाला जो इंटीग्रैंड है वो वेनिश हो जाएगा अगर डेल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यों, मतलब कैसे वेनिश हो जाएगा, देखिए डेल ई वेक्टर है, यहाँ पे डेल ई वेक्टर है, यहाँ पे माइनस रो ई वेक्टर है। सो ये वाला वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो ये पार्ट तो 0 हो गया, वैसे ही सिंपली। सो वहां पर क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेंट जो होगा वो सिंपली वेनिश हो जाएगा। ओके, सो ये वाला जो है चीज है, ये क्या है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, और गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिंपली। देखिए आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था आपने वो समझ लिया कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ बोला गया है, फिर आपका उसका डिफरेंशियल फॉर्म आपको निकालने के लिए बोला गया है फ्रॉम द इंटीग्रल फॉर्म से आपको डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लाना है, जो कि सिंपली है डेल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट, और इस पार्ट में जाके वो आपका फिनिश हो जाएगा, तो वही आपको निकालना है सिंपली। तो पहले आपने स्टेटमेंट लिख लिया, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है सिंपली, और उसके बाद डेरिवेशन लिखना है। डेरिवेशन में आपको जैसे मैंने बताया क्यू एनक्लोज्ड रो डीवी लिखना है, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से वो डेल ई वेक्टर वाला चीज लाना है, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देना है सिंपली, और उसके बाद आपका निकल जाएगा। तो वेनिस जिस पॉइंट में होगा उस पॉइंट में डेल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सिंपल। ओके, और उसको क्या बोला जाता है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है, अदरवाइज गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, derive the boundary conditions for the electric field vector E vector and D vector and at the interface of two linear dielectric media। अच्छा, तो आपको डिराइव करना है बाउंड्री कंडीशंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ई वेक्टर और डी वेक्टर के लिए है, कहाँ पे, एक इंटरफेस ऑफ द टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडिया, जो टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडिया है उसके इंटरफेस पे ये ई वेक्टर और डी वेक्टर का आपको कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस लिखना है। ओके, गोइंग टू द सॉल्यूशन सिंपली। सो पहला चीज आपको टेंजेंशियली निकालना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, जो आपके पास एक स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप होगा। अच्छा, आपको एक मानना पड़ेगा ये वाला चीज, देखिए देखिए सिंपली आपके पास एक रेक्टेंगल है ऐसे, देखिए
सो ये वाला मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है कुछ इस टाइप का, इसमें ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, सो फिर भी आपके लिए ट्राई कर रहे हैं। ए बी, उसके बाद ये वाला मान लीजिए सी, और ये वाला मान लीजिए आपका डी। ठीक है, सो ये स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप जो है, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो अक्रॉस द बाउंड्री सेपरेटिंग मीडियम 1 एंड मीडियम 2 द साइड्स, जो ए बी है और जो सी डी है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए, डायग्राम पे आप मत जाइए आप। सो लेंथ जो है डेल एल, while sides BC and DA are perpendicular to it। देखिए ये जो BC है और DA है ये इन दोनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला 90 डिग्री पे है। अच्छा, देन आपको बोला गया है यूजिंग द कंजर्वेटिव नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डेल ई वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये कहाँ पे 0 होगा, देखिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पे है तो ये वाला क्या होगा, डीएल कॉस थीटा होगा और कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, पाई/2 पे होता है, तो ये वाला चीज आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो सिंपली आपके लिए आपके पास अभी 4 ठो चीज है। पहला है ए बी में, उसके बाद है सी डी में, फिर दिया है सी टू डी, देन दिया है डी टू ए। तो इसमें आपको ई वेक्टर और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन निकालना है, उसका चारों का मिला के वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए एच डेल एच इज इक्वल्स टू 0। डेल एच का मतलब क्या है, हाइट है, हाइट जो है उसका वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हाइट तो 0 हो जाएगा। फिर डेल एच इज इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि है बी सी और डी है, वहाँ वो भी क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। सो E1t डेल एल माइनस E2t डेल एल इज इक्वल्स टू 0। सिंपली E1t इज इक्वल्स टू E2t, क्योंकि एल एल तो सब डेल एल तो समान ही था दोनों में। उसके बाद आपका कंक्लूजन क्या आता है, नीदर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। सारे इंटरफेस में मतलब टोटल इंटरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई वेक्टर होगा उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। एक इंटरफेस में जो टोटल इंटरफेस में वो कॉन्टिन्यूअस शो होगा, क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, किसका, नहीं ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देन गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, the second part which is normal component of D vector, which is see the taking a small cylindrical Gaussian pill box। एक small Gaussian आपको सिलेंडर का पिल बॉक्स लेना है। मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे लेना है वो वाला। ये वाला कुछ इस टाइप को आप लेंगे, देखिए, ठीक है, तो आप कुछ इस टाइप का सिलेंडर आप ले सकते हैं। सो उसको आप एक गॉसियन सरफेस के हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद वो आपको बोला है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि है डेल ए एंड नेग्लिजिबल हाइट कटिंग द सरफेस ऑफ द इंटरफेस। ओके, देन आपको गॉस लॉ का सिंपली अप्लाई करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर जो कि है सिंपली वहां पे ई वेक्टर था, यहाँ पे डी वेक्टर होगा। ठीक है, सो सिंपली द closed integral that is d vector dot ds vector with closed integral is equals to q f and closed। क्या देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है d1n, वहां पे क्या था, t था, यहाँ पे क्या है, n है। ठीक है, उसके बाद d1n डेल a माइनस d2n डेल a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा f इंटू डेल ए। ओके, डेल ए यहाँ पे कॉमन है। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखने में ये इजी हो, वहाँ पे टी था, ये वाला पार्ट में देखिए आप, यहाँ पे टी था, यहाँ पे E1 टी E2 टी था, वहाँ पे n है, यहाँ पे डेल एल था, वहाँ पे a है। ओके, तो वो आई होप सो इसको याद रखने में आपको इजी हो। So where sigma f is the free surface charge density at the boundary। तो जो सिग्मा एफ है ये वाला चीज आपको लिखना पड़ेगा ये एग्जाम में कि ये वाला जो चीज आपने लिखा है यहाँ पे वो क्या है एक्चुअली में। सो ये है, ये चीज एक्चुअली द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री है। ओके, बाउंड्री में आपके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है। सो वो क्या है, सिग्मा एफ, वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे डेल ए, आपको जिससे मैंने बोला कि डेल ए तो यहाँ पे
मतलब सब में है, तो ये निकाल देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे डेल ए बाहर निकाल देंगे तो d1n माइनस d2n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ इंटू डेल ए। सो डेल ए कैंसिल कर देंगे तो d1n माइनस d2n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ हो जाएगा। और जो सिग्मा एफ था वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है एक बाउंड्री पे। सो इफ देयर इज नो फ्री सरफेस चार्ज एट द इंटरफेस, दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0, that means d1n minus d2n is equals to 0, then d1n is equals to d2n, that is e1 epsilon 1 e1n is equals to epsilon 2 e2n। ओके, d का वैल्यू सिंपली है एप्सिलॉन e। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। सो द कंक्लूजन इज द नॉर्मल कंपोनेंट जो कि डी वेक्टर है, देखिए दोनों में कॉन्टिन्यूस ही होना है, मगर आपको निकाल के दिखाना है कि वो कॉन्टिन्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर इज कॉन्टिन्यूस ओनली एंड ओनली इफ द इंटरफेस इज फ्री एंड फ्री ऑफ चार्ज, वहां पे चार्ज कोई नहीं होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एक डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा बाय एन अमाउंट दैट इज सिग्मा एफ। वहां पे सिग्मा एफ के अमाउंट की वजह से वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये था आज के लिए इतना ही। सो आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो एंड जस्ट लाइक सब्सक्राइब if you like it, then just like it and subscribe, and please share us your views in the comment. Thank you.